हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक दूसरे क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग कल टीपू के बारे में पढ़ चुके थे कि टीपू सुल्तान ने अपने आर्थिक सुधार कैसे किया था, प्रशासनिक सुधार तथा सैन्य सुधार कैसे किया था। ठीक है, तो आज हम लोग उससे अगले क्लास को देखते हैं, यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि। यानी ये तीसरा जो आंग्ल मैसूर होता है, इसका पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि टीपू का एक पड़ोसी राज था ट्रावनकोर। ठीक है, टीपू का एक पड़ोसी राज था ट्रावनकोर, और इसी ट्रावनकोर में कोचीन का कुछ इलाका था। यानी यही जो ट्रावनकोर था, इसी ट्रावनकोर में कोचीन का दो इलाका था, जिसका नाम था जयकोटे तथा क्रागानूर। कोचीन का दो इलाका था, क्या नाम है? एक का नाम है जयकोटे तथा दूसरा का नाम है क्रागानूर। यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये दो कोचीन के इलाके थे। ट्रावनकोर का राजा ये दोनों इलाका डच को बेच दिया था। ट्रावनकोर का राजा क्या करता है कि ये दोनों इलाके, जो कोचीन के जो दो इलाके थे जयकोटे तथा क्रागानूर, ट्रावनकोर का राजा ये दोनों इलाकों को डच के हाथों बेच देता है। ठीक है, और टीपू कोचीन को अपना अधीनस्थ राज मानता था। टीपू क्या मानता था? कोचीन को, टीपू का कहना था कि कोचीन जो है ये हमारा मैसूर का ही पार्ट है, तो टीपू कोचीन को अपना अधीनस्थ राज माना करता था। ठीक है, लेकिन ये तो ट्रावनकोर का राजा डचों को बेच दिया था। इसी से गुस्सा होगा टीपू कहता है ट्रावनकोर के राजा से, कह रहे तुमने हमसे पूछे बगैर ये दोनों जगह को डचों के हाथे क्यों बेच दिए? लेकिन ट्रावनकोर का राजा उसकी बात को नहीं सुनता है। इसी से गुस्सा होकर टीपू सुल्तान क्या करता है कि ट्रावनकोर पर हमला कर देता है। ठीक है, टीपू सुल्तान क्या करता है? ट्रावनकोर पर हमला कर देता है। और ट्रावनकोर के साथ उस समय अंग्रेज, मराठा तथा निजाम खड़े थे। यानी ट्रावनकोर के साथ उस समय कौन कौन खड़े थे? मराठे खड़े थे, निजाम खड़े थे तथा अंग्रेज भी खड़े थे। और उस समय अंग्रेज का ये सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत ही काबिल व्यक्ति था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। के बारे में हम लोग आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अब कितने हो गए? अब चार शक्ति एक तरफ हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर चार शक्ति एक तरफ। कौन कौन? अंग्रेज, ट्रावनकोर खुद हो गया, मराठे तथा निजाम, ये चारों एक तरफ थे। ठीक है, और टीपू सुल्तान बेचारे अकेले बच गए थे, क्योंकि चारों को अंग्रेज क्या किए थे? ये चारों मतलब एक गुट बना लिए थे और चारों एक साथ हो गए थे, और टीपू सुल्तान अकेले बच गए थे। यहीं से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की ये पृष्ठभूमि था, और यहीं से क्या होता है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू के बढ़ते शक्ति एवं विदेशी संबंधों से चिंतित था। उस समय जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था तथा सेनापति भी था वो कॉर्नवालिस, टीपू के बढ़ते शक्ति तथा वैदेशिक संबंध, यानी टीपू का संबंध फ्रांसीसियों से भी था, इसी को देखते हुए अंग्रेज बहुत ही चिंतित थे कि टीपू सुल्तान अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है। अतः वह मराठा एवं निजाम के साथ त्रिदलीय संधि करता है एवं युद्ध का आरंभ क्या करता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठे और निजाम को अपने तरफ मिला लेता है, और मिलाकर क्या करता है? त्रिदलीय संधि करता है, यानी तीन लोग हो जाते हैं। ठीक है, टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर हमले से शुरू होता है। यह युद्ध टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर हमले से शुरू होता है, यानी ट्रावनकोर पर टीपू सुल्तान हमला यहाँ किया था ना, यहीं से क्या होता है? युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध का संचालन लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं कर रहा था। अब बताइए, ये वायसराय होकर, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में पहुंचता है और अपनी सेना का संचालन वो स्वयं करता है। इस युद्ध में मराठे तथा निजाम अंग्रेजों का साथ देते हैं, अतः यह युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। इस युद्ध में क्या होते हैं कि ये निजाम तथा मराठे अंग्रेजों के साथ देते हैं और टीपू बेचारे अकेले बच जाते हैं। तो यह युद्ध क्या होता है? टीपू की इस युद्ध में हार होती है तथा उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। ठीक है, यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। तो देख चुके हैं आप लोग कि त्रिगुट यहाँ भी बना है, लेकिन ये बार त्रिगुट उल्टा बन गया, यानी अंग्रेजों की तरफ बन गया। यानी एक तरफ अंग्रेज हो गए, दूसरे तरफ निजाम हो गए और तीसरे तरफ मराठा हो गए, और चौथे तरफ तो ट्रावनकोर के राजा थे ही, और यहाँ पर टीपू सुल्तान बेचारे अकेले बच गए और ये युद्ध टीपू सुल्तान हार जाते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि टीपू सुल्तान गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था, तो यहाँ डायरेक्ट उसको ट्रावनकोर पर हमला नहीं करना चाहिए था।
टीपू सुल्तान सबसे पहले उसके यानी ट्रावनकोर के जो महाराजा थे, राजा थे, उनसे बात करनी चाहिए थी और बात करके इस मामले को सुलझा लेना चाहिए था। लेकिन टीपू सुल्तान कहा जाता है कि एक तरह से थोड़ा सा अहमी हो गया था, घमंडी टाइप का हो गया था और क्रोधी था ही, तो डायरेक्ट वो हमला किया और हमला करके वो गलती कर बैठा, बेचारे अकेले बैठे, मतलब अकेले पड़ गया। और वो लोग 3 थे और ये त्रिगुट में क्या होती है कि ये टीपू सुल्तान की हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि उनको करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है और यह संधि में 3 बातें हैं और तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हुआ था कि इस संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। इस संधि में यानी टीपू इस युद्ध को हार जाता है, तो हारने के बाद जब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तो इस संधि में पहला बात यही कहा गया था कि टीपू सुल्तान अपना आधा राज अंग्रेजों को दे देगा। ठीक है, तो पहली बात हुई थी। दूसरी बात हुई थी युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए कंपनी को देने का वचन देता है। और युद्ध हार जाने यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो क्षति हुई थी अंग्रेजों की, उसी को हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है, तीसरी बात हुई थी पैसे देने तक टीपू के दोनों ही पुत्र कंपनी के बंधक बने हुए थे। यानी इसमें तीसरा बात यह कहा गया है कि टीपू सुल्तान जब तक ये 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को नहीं दे देगा तब तक उसके दोनों नाबालिग पुत्र अंग्रेजों के बंधक बने रहेंगे, यानी अंग्रेज के यहाँ पर गिरवी रखे रहेंगे। यानी जब टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपया चुका देगा तब उसके दोनों बेटों को अंग्रेज टीपू सुल्तान के हाथ में सौंप देंगे। तो ये 3 संधियां श्रीरंगपट्टनम के संधि में ये 3 बातें हुई थी। ठीक है, तो देख चुके हैं हम लोग तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है और टीपू सुल्तान की बहुत ही खराब तरीका से हार होती है। और यहीं पर देख लीजिए, पहली बात है कि उसका आधा राज देना पड़ा, यानी टीपू सुल्तान पूरी तरीका से अपंग बन गया। देखा जाए तो अपंग ही बन गया, यानी दोनों हाथ टीपू की कट गए क्योंकि आधा राज देना पड़ा। मैसूर इतना आर्थिक रूप से इतना महत्वपूर्ण राज था, उसका आधा हिस्सा अंग्रेज को देना पड़ा और आधा टीपू के हाथ में बचा। तब उसके पास बचा ही का, एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरीका से अपंग बन गया टीपू सुल्तान और मैसूर को भी वो अपंग बना दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है। ठीक है, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में शुरू होता है और 1799 में ही वो खत्म भी हो जाता है। देखिए, यह युद्ध बेलेजली के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का ही हिस्सा था, जिसके अंतर्गत बेलेजली भारत में नेपोलियन का भय दिखाकर भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करना चाहता था। देखिए, यह युद्ध जो था लॉर्ड बेलेजली के साम्राज्यवादी नीतियों का परिणाम था। यानी बेलेजली कहता था कि नेपोलियन आ रहा है, उधर से नेपोलियन चल रहा है और आप लोग हमसे क्या करिए कि सहायक संधि कर लीजिए। ठीक है, जब सहायक संधि कर लीजिएगा तो नेपोलियन का आप लोगों का यानी भारतीय राज्यों का कोई भय नहीं, नेपोलियन का कोई भय नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेपोलियन का भय को दिखाकर वो भारतीय राज्यों से क्या करता है, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि करता है और लॉर्ड बेलेजली को सहायक संधि का जनक भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन इस संधि यानी इस सहायक संधि को टीपू सुल्तान ने पूरी तरीका से अस्वीकार कर दिया। बोला कि नहीं, नेपोलियन का हमें कोई भय नहीं है, आ रहा है तो आने दीजिए, क्योंकि टीपू जानता था कि नेपोलियन हमको या भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो टीपू सुल्तान क्या करता है कि इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। अब बेलेजली का सहायक संधि, देखिए बेलेजली के सहायक संधि कौन कौन से राज्य किए थे। पहले हैं हैदराबाद, दूसरे हैं मैसूर, तीसरे हैं तंजौर, चौथे हैं अवध, पांचवें हैं पेशवा, छठे हैं भोसले तथा सातवें हैं सिंधिया। इन सभी राज्यों के साथ लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि कर लेता है। ठीक है, तो सहायक संधि देख लीजिए कौन कौन राज्य किए थे, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, सिंधिया, भोसले। ठीक है, इन सभी राज्यों के साथ लॉर्ड बेलेजली क्या करता है, तो सहायक संधि करता है। टीपू सुल्तान इस सहायक संधि को अस्वीकार कर चुका था। इसके विरुद्ध मई 1799 में टीपू के विरुद्ध अभियान कर दिया गया, क्योंकि टीपू सुल्तान इस सहायक संधि को ठुकरा दिया था, यानी अस्वीकार कर दिया था। इसको देखते हुए अंग्रेज क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और मई 1799 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध अभियान शुरू कर देते हैं। ठीक है, तथा 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया जाता है और कहा जाता है कि आधा राज तो दूसरे इस श्रीरंगपट्टनम के संधि में दे ही चुके थे। जब 4 मई 1799 ईस्वी को उसके दुर्ग के पास ब्रिटिश सैनिक पहुंचती है तो कहा जाता है कि दुर्ग खोलने से पहले ही पूरा सैनिक उस दुर्ग पर यानी उसका जो पूरा राज था उस पर पूरा सैनिक कब्जा कर लेती है। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग
अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया जाता है। उसके बाद क्या होती है कि मैसूर की स्वतंत्रता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब वो मैसूर किसके हाथों में आ जाता है, तो अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ते हुए मारा गया तथा इसके बहुत सारे सैनिकों को कैद कर लिया गया। लेकिन टीपू सुल्तान यहाँ भी खुलता नहीं है। कहा जाता है कि जैसे ही अंग्रेज आक्रमण किए टीपू सुल्तान की हवेली में, उस समय टीपू सुल्तान खाना खा रहा था और खाना को छोड़कर अपना तलवार उठाकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है टीपू सुल्तान। ठीक है, और ये मैसूर एक जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण राज था, वो महत्वपूर्ण राज अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखे कैसे पलासी देखे, बक्सर देखे, मैसूर देखे, यानी बंगाल देखे, अवध देखे और मैसूर देखे। कैसे अंग्रेज अपने नीति के तरह ये सभी क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो तीसरा मैसूर का तीसरा युद्ध और चौथा युद्ध, आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटी और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो पे आप लोग दोबारा देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।